हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं अर्पित कुमार द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का मध्यकालीन इतिहास के इस दूसरे लेक्चर पर। आज हमारा फोकस होगा मोहम्मद बिन कासिम पर। आज की वीडियो भी हम कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। कौन कौन सी घटनाएं हुई थी इसको हम कहानी के माध्यम से बताएंगे और जानेंगे भारत में अरबों का आक्रमण करने का क्या कारण था। सिंध क्षेत्र में अरबों की विजय हुई, लेकिन कैसे हुई? जैसे देवल, नेउन, सहवास, सीसम, राजौर, लाहौर, इन सभी पर मोहम्मद बिन कासिम ने विजय तो प्राप्त की, लेकिन लड़ाइयाँ किससे हुई, कौन कौन सी दुर्घटनाएं हुई, क्या क्या, इस वीडियो में सभी चीज़ें जानेंगे। यह वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इससे पहले की जो पहली वीडियो है हमारी इस्लाम धर्म के बारे में डिटेल से जानेंगे, तभी आपको भारत में अरबों के आक्रमण के बारे में डिटेल से चर्चा या समझ में आएगा। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि पैगंबर मोहम्मद कौन थे और खलीफा का पद क्या था, लेकिन जाते जाते मैंने इस बात पर छोड़ गया था। मैं उस वीडियो को इस बात पर छोड़ा था कि धार्मिक पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा का पद धार्मिक और राजनीतिक पद बन गया था धीरे धीरे। लेकिन जब तक यह पद धार्मिक था तब तक तो बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब यह पद राजनीतिक हो गया तब बात बिल्कुल बिगड़ गई। प्रमुख कारण कौन सा था आक्रमण का कि खलीफा का पद धार्मिक और राजनीतिक बन गया? दूसरा कारण भारत में, सबसे पहले जानते हैं भारत में अरबों का संबंध किस तरह से था। भारत में अरबों के संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण थे। कैसा संबंध था गुरु? भारत क्या इससे पहले अरब लोग आते थे या नहीं आते थे? सबसे पहले अरबी मुसलमान ही भारत आए थे। भारत में सबसे पहले किन मुसलमानों ने कदम रखा था? तो अरबी मुसलमान थे। अरबी मुसलमान भारत क्यों आते थे? आने का क्या कारण था? पहला कारण तो यह था कि गुरु उनके पास पैसा रुपए बहुत कम था, वह संपन्न नहीं थे। कैसे संपन्न नहीं थे गुरु? क्योंकि अरब का मुख्य कार्य क्या होता है? अरबियों का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या था? पशुपालन करना। और पशुपालन से कितना ही पैसा मिल जाएगा पशुपालन। और वहाँ की उर्वरक शक्ति बहुत ही कमजोर थी। आप क्या है धीरे धीरे करके इस कहानी को समझते जाएंगे। कमजोर पशुपालन था और कमजोर उर्वरक शक्ति वहाँ की थी, इसलिए वह व्यापारी के माध्यम से व्यवसाय करने के लिए भारत में आते थे। क्या व्यवसाय करते थे वह? भारत में वह आकर क्या व्यवसाय करते थे? जो भारत की उपज थी कैसी उपज थी? चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, मसाला, सोना, हीरा, कपड़ा, बांस आदि इन सभी को खरीद कर वह यूरोपीय देशों में बेचते थे। जैसे कहाँ? मिस्र में, यूरोप में और अफ्रीका में। भारत की उपज को मिस्र, यूरोप और अफ्रीका में बेचते थे, और साथ ही जो मिस्र, अफ्रीका और यूरोप की उपज थी उसे भारत, चीन और जापान में बेचते थे। भारत से क्या ले जाते थे? चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, मसाले, सोना, हीरा, कपड़ा, बांस आदि। लेकिन वहां से क्या लाते थे? शराब, तलवार, रेशम के कपड़े, खजूर, घोड़े और शराब। ऐसी चीजों को वहां से मिस्र, यूरोपीय जैसे देशों से लाकर हमारे भारत, चीन और जापान जैसे देशों में बेचते थे। इनका बहुत ही बढ़िया काम चल रहा था जब तक यह धार्मिक प्रसार कर रहे थे। यह कार्य करते थे, धर्म का अपने प्रसार करते थे, अपने धर्म के बारे में बताते थे, बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। फिर उसके बाद जब यह राजनीतिक पद बन गया, राजनीतिक पद बनने के बाद क्या होगा? जब भी आदमी राजनेता बनने का प्रयास करेगा, राजनेता बनेगा, तो उसे पैसे रुपये की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? लूटना स्टार्ट कर दिया। लूटन के माध्यम से वह भारत पहुंचे। उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? लूटना। और लूटने के साथ साथ जबरदस्ती इस्लाम को कबूल करवाना, यह उनका प्रमुख कार्य बन चुका जब वह राजनीतिक पद बन गया था। कौन सा? खलीफा का पद। आप स्टोरी को बढ़िया से समझते जाइएगा। सिंध क्षेत्र में अरबों की विजय का प्रमुख कारण, सबसे पहले हजरत उमर ने भारत पे आक्रमण किया। कब? 636 ईस्वी से लेकर 637 ईस्वी के बीच में हजरत उमर ने यहाँ आक्रमण किया, लेकिन उन्हें खदेड़ दिया गया। उसके बाद अल हेरिस ने 622, अब देखिए 632 में क्या हुआ था? मैंने आपको कल बताया था 632 में किसकी मृत्यु हुई थी? पैगंबर मोहम्मद। कि कितना जल्दी 632 से लेकर
636 के बीच में यह कार्य बिल्कुल सीधे राजनीतिक पद बन गया खलीफा का। कितना जल्दी इसका डेवलपमेंट किया गया इस मुसलमानों के द्वारा। ठीक है, मैं किसी भी मुसलमान को, अगर आप भी कोई मुसलमान हैं तो आप इस वीडियो को सिर्फ पढ़ाई की दृष्टि से देखें। ठीक है, अल हेरिस ने 662 ईस्वी में भारत में क्या किया, लूट करने के लिए यहाँ आक्रमण किया, लेकिन यह भी असफल रहा, इसे भी खदेड़ दिया गया। इसके बाद कई मुसलमानों ने, कई सिंध अरबियों ने यहाँ क्या किया, आक्रमण करने का प्रयास किया। 664 ईस्वी में किसने आक्रमण किया, आल मुहल्लब ने 664 ईस्वी में आक्रमण किया और यह भी यहाँ सहमत या फिर नहीं हुआ। तो जो खलीफा का पद था, जो खलीफा वहाँ बैठा था, वह सोचने लगा कि भारत ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन है ऐसा व्यक्ति जो यहाँ हार नहीं रहा है। जब भी हम लड़ाइयाँ करते हैं हम हार जाते हैं। फिर एक घटना हुई थी, कौन सी घटना हुई थी, एक कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। मोहम्मद बिन कासिम भारत आने का प्रमुख कारण यही कहानी बनती है, राजा दाहिर और अल हज्जाज की। सबसे पहले मैं बता दूं कि अल हज्जाज कौन था। मोहम्मद बिन कासिम जो है, उनका ससुर और चाचा दोनों लगता था। कौन? चाचा भी लगता था और यह ससुर भी लगता था। मेरी कहानी ध्यान से सुनिएगा। चाचा भी लगता था अल हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम का, और ससुर भी लगता था। दोनों चीजें लगता था कौन? अल हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम का। तो गुरु बात क्या हुई कि जो खलीफा का पद था, वह खलीफा में के पद पर जो व्यक्ति बैठा था वह अल हज्जाज का प्रमुख मित्र था। वह कह रहा था, अल हज्जाज और खलीफा जो बैठे थे उनकी प्रमुख बातें होती थी कि भाई भारत ऐसी कौन सी चीज है, कौन है भारत में जो कि हार नहीं रहा है। उसी बीच में एक घटना हुई, एक कहानी हुई। कैसी कहानी? ध्यान से सुनिएगा। दरअसल श्रीलंका से अल हज्जाज को एक भेंट के रूप में 8 गाड़ी क्या भेजा गया? मूल्यवान हीरा, मोती, जवाहरात कहाँ भेजा गया? अल हज्जाज के पास। हीरा, मोती, जवाहरात, मूल्यवान उपहार कहाँ? 8 जहाज भेजा जा रहा था अल हज्जाज के पास। घटना बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। फिर उन्होंने श्रीलंका से जाएंगे तो बीच में एक जगह तो पड़ेगी ही कि भारत मिलेगा ही। भारत के तटीय क्षेत्रों में क्या हुआ, कुछ समुद्री लुटेरों ने इस जहाज को लूट लिया। अल हज्जाज के पास जो जा रहा था, जहाज को लूट लिया। कौन? समुद्री लुटेरे। वह जो लुटेरों ने लूटा था, वह जो क्षेत्र था जहां लूट हुई थी, वह क्षेत्र कहां पड़ता था? राजा दाहिर के क्षेत्र में। राजा दाहिर के क्षेत्र में वह लूट का क्षेत्र पड़ता था। फिर जब अल हज्जाज ने यह बात कही राजा दाहिर से कि आप पता लगाइए राजा दाहिर साहब कि हमारी जहाज़ों को किसने लूटा था, तो राजा दाहिर साहब बिल्कुल अपने से मना कर दिए कि मैं नहीं जानता कि किसने लूट की है। दो बार फिर अल हज्जाज ने 2 बार भारत पर या फिर राजा दाहिर पर क्या किया? आक्रमण किया, और दोनों बार उसे पराजय का सामना करना पड़ा। और फिर उसके बाद सुसज्जित तरीके से तीसरी बार उन्होंने सुव्यवस्थित सेना भेजी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अल हज्जाज और वहां के जो खलीफा थे, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में राजा दाहिर के खिलाफ लड़ने के लिए महत्वपूर्ण सेना भेजी सुसज्जित तरीके से। ठीक है, अब क्या हुआ? धीरे धीरे मोहम्मद बिन कासिम भारत पर पहुंच गया। सबसे पहली लड़ाई उन्होंने देवल की लड़ाई उन्होंने सबसे पहले की 712 ईस्वी में। हालांकि कुछ किताबों में इसके बारे में बात नहीं है, 711 ईस्वी नहीं बताता है। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 712 ईस्वी बताता है। आप ध्यान रखिएगा। फिर आप मुझे यह मत कहिएगा कि यह गलत पढ़ाए हैं सर, यह बिल्कुल भी गलत नहीं था। ठीक है, देवल पर उन्होंने विजय प्राप्त की। गलती क्या हुई राजा दाहिर से? राजा दाहिर, एक मान लीजिए ये एक उनका क्षेत्र था राजा दाहिर का, ये पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग है, और ये पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी भाग है। अब जो मोहम्मद बिन कासिम आ रहा था, पूर्वी भाग से आ रहा था लड़ाई करने के लिए, लेकिन उन्होंने पश्चिमी भाग को क्या किया? उन्होंने पश्चिमी भाग को रक्षा करने का प्रयास किया और पूर्वी भाग को उन्होंने छोड़ दिया।
मतलब इस तरफ से वह अच्छे तरीके से लड़ने के लिए नहीं गए भाई, वो पहले से ही डर गए। पूर्वी भाग को छोड़ दिए, सीधे पश्चिमी भाग में आ गए। पूर्वी भाग में ही देवल स्थित था। कहाँ देवल स्थित था? यहाँ स्वयं ना जाकर अपने भतीजे को भेज दिया गुरु। भाई अब भतीजा कहाँ यार जीत पाएगा उससे, इतना बड़ा राजा था वो मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन उन्होंने बहुत प्रयास किया, उनके भतीजे जो थे उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह हार गए और देवल के किला की रक्षा वह नहीं कर पाए, वह असफल हो गए। धीरे धीरे देवल का विजय उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने प्राप्त कर लिया। अब जब मोहम्मद बिन कासिम ने देवल का विजय प्राप्त किया तो उनकी जो मनोदशा थी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। फिर उन्होंने धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास किया, फिर नेउल विजय किया। नेउल क्या है गुरु, कहाँ है? फिर भी राजा दाहिर ने यहाँ नहीं गए, यहाँ नेउल को की भी रक्षा इन्होंने नहीं की। ये भी एक पूर्वी भाग में पड़ता था, राजा दाहिर बैठे रह गए पश्चिमी भाग में। नेउल पर भी उन्होंने आक्रमण किया और इसमें भी राजा दाहिर जो थे, राजा दाहिर ने भाग नहीं लिया बल्कि अपने पुरोहित को सौंप कर को दिया। किसको? पुरोहित यहाँ की रक्षा करने के लिए आ गए। पुरोहित को दे दिया कि यहाँ की रक्षा आप करो, नेउल की रक्षा आप करो, बल्कि अपने बेटे को भी उन्होंने बुलवा लिया। धीरे धीरे उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने नेउल का भी विजय कर लिया। कहानी सुनते जाइएगा कि कौन कौन सी बात हुई। नेउल दुर्ग पर भी उन्होंने क्या हुआ, किसको? पुरोहित को हरा कर सीधे सीधे तुरंत दुर्ग पर विजय कर लिया। कम लड़ाई हुई। क्यों लड़ाई हुई? लड़ाई कम हुई क्यों? नेउल पर लड़ाई सबसे कम हुई है। कहाँ? राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम की सेना के बीच में। क्यों कम हुई है? क्योंकि नेउल में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी? बौद्धों की जनसंख्या बहुत थी। मैं आपको बता दूं, बौद्ध तो लड़ने झगड़ने में बहुत कम रहते हैं। बौद्ध जनसंख्या वाले लोग बहुत कम लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो बहुत कम लड़ाई के साथ ही इसकी विजय, नेउल की विजय उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने पूरी कर ली। फिर धीरे धीरे सहवान पर आए, जिसे अपन सिविस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो इसके शासक जो थे, इन्होंने फिर से, राजा दाहिर ने इसकी भी रक्षा करने की कोशिश नहीं की। पूर्वी क्षेत्र को बिल्कुल भी छोड़ दिया, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र पर अपना दबदबा रखा रह गया। लेकिन क्या मतलब, धीरे धीरे जीतते आ रहे हैं, धीरे धीरे सेना भी बनाते जाएंगे वो, ठीक है। और जहां जहां वह विजय प्राप्त करते जाएंगे तो मुसलमानों का भी क्या करते जाएंगे, धीरे धीरे धर्म का परिवर्तन भी करते जाएंगे। क्या मतलब इस तरह से करने का? सहवान और सिविस्तान पर विजय किस तरह से प्राप्त की? सहवान पर इन्होंने, राजा दाहिर ने स्वयं नहीं गए, वहां का शासक उन्होंने माझरा को नियुक्त किया। माझरा वहां का प्रमुख शासक था। उतनी बड़ी सेना आ रही थी तो माझरा बिना युद्ध ही किए भाग गया गुरु, युद्ध ही नहीं किया। वहां की सेना कितना लड़ती, जब माझरा खुद भाग गया। ये शासक के रूप में नेतृत्व कर रहा था वहां का, सेना को देखा वो सीधे रफू चक्कर। फिर माझरा की भी विजय इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने पूरी कर ली। धीरे धीरे कहां कहां से जीतते आ रहे हैं। देखिए, देउल सबसे पहले जीते, देवल, फिर नेउल जीते, फिर सहवान जीते, फिर शीशम के जाटों पर उन्होंने भरपूर बहुत तेज हमला कर दिया। माझरा जो वहां से भागकर आया था, वह माझरा यहीं डटा हुआ था। माझरा यहाँ छुपक के दुबक के बैठा था, और जब जान गया मोहम्मद बिन कासिम कि यह सहवान से भाग के आया है, तो माझरा को यहीं निपटा दिया। वो बिल्कुल नहीं छोड़ा कि तुम कहीं और जाओ। माझरा को निपटाया। शासक जहां निपटा, तहां जाटों ने, यहाँ के जाटों ने तुरंत सरेंडर कर दिया और उनकी स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया। कहां कहां जीत गए? देवल विजय, नेउल विजय, सहवान विजय, शीशम विजय, और कहां फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राजौर, ब्राह्मणाबाद क्या है? देखिए, ये क्या है, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी है। राजौर पहले पड़ता है, उसके बाद ब्राह्मणाबाद पड़ता है, ठीक है। अब सबसे पहले राजौर का विजय, यहां भीषण युद्ध हुआ। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर यहां सबसे पहले लड़ा। राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम यहां बहुत तेज या जोरदार लड़ाई की गई राजा दाहिर के द्वारा। लेकिन उतना सारा विजय प्राप्त करते आ रहा था, धीरे धीरे सेना भी उसकी बढ़ गई थी। तो राजा दाहिर कितना भी लड़ाई करता, लेकिन लड़ाई करना तो ठीक है, बहुत ज्यादा लड़ाई किया हुआ है, लेकिन एक घटना हो गई राजा दाहिर के साथ। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने दिमाग का परिचय दिया। राजा दाहिर जो था वह हाथी पर चढ़कर युद्ध कर रहा था, हाथी के ऊपर चढ़कर युद्ध कर रहा था। उसके बाद हाथी में बैठकर युद्ध तो कर रहा था। अब मोहम्मद बिन कासिम ने गेम खेला, हाथी को ही मार दिया।
जब हाथी को मारा तो राजा दाहिर नीचे आ गया, नीचे गिर गया। अब जब नीचे गिर गया तो कुछ सैनिकों से लड़ाई कर रहे थे, तो मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ अश्वारोहियों को या घोड़े में जो चढ़े हुए सैनिक थे उनको आदेश दिया कि वो राजा दाहिर है, आप जाकर उसकी हत्या कर दो। अब जब भाई 20 सैनिक इकट्ठा जाएंगे तो राजा दाहिर क्या कर लेगा, क्या ही कर लेगा। तो धीरे धीरे करके राजा दाहिर को भी निपटा दिया गया, इनका भी समापन हो गया, द एंड हो गया राजा दाहिर को भी। लेकिन हुआ क्या, राजाओं का युद्ध होने के बाद जब राजा दाहिर को समझ में आ गया कि वह हार गया, तो उसका बेटा जिसका नाम था जय सिंह, मैं जो नाम बताते जा रहा हूँ नाम को ध्यान रखिएगा। जय सिंह जो था उसने क्या किया, अपनी माता, राजा दाहिर की तो मृत्यु हो गई, लेकिन जो विधवा माता थी उसको छोड़ गया, कहाँ, राजौर के दुर्ग में, और भाग गया, कहाँ, ब्राह्मणाबाद चला गया राजौर का किला को छोड़कर। अब जब उसकी विधवा माता थी, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक प्रथा की बात करी जाएगी यहाँ पास, जौहर व्रत प्रथा की, ठीक है। विधवा माता को छोड़ गया कौन, राजा दाहिर का बेटा जिसका नाम क्या था, जय सिंह, विधवा माँ को छोड़ गया। अब जब मोहम्मद बिन कासिम वहां से दौड़ा चला आ रहा था, सीधे के सीधे कहाँ जाने वाला था, वह है अपने कहाँ, जो राजा दाहिर का राजौर का किला था, दुर्ग था। अब विधवा माता क्या करती, अब जब उन्होंने जाना कि मोहम्मद बिन कासिम अब मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, उसकी पत्नी थी राजा दाहिर, अब जानी वह कि मेरे पति तो मेरी रक्षा करने के लिए अब नहीं रह गए हैं, तो उन्होंने एक जौहर व्रत प्रथा का पालन किया। जौहर व्रत प्रथा क्या थी, स्वयं को अग्नि कुंड में प्रवेशित करा दिया, जो एक पिक्चर में दिखाया जाता है। रानी पद्मावती ने भी जौहर व्रत प्रथा का पालन किया था। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहाँ जीत गए गुरु, कहाँ जीत गए, एक बार फिर से अपन डिटेल से बात कर लेते हैं। देवल की विजय हुई, उसके बाद नेउन की विजय हुई, सबसे पहले देवल, उसके बाद नेउन की विजय हुई, उसके बाद कहाँ जीते अपन, सेहवान जीते, फिर उसके बाद सीसम के जाटों पर विजय हुई, फिर उसके बाद राजौर पर विजय हो गई। ठीक है, 5 जगह पर लगातार जीतते चला आ रहा था। उसकी सेना बहुत ही तेज गति से और प्रबल आत्मविश्वास के साथ बढ़ रही थी। अब जब उसका बेटा था राजा दाहिर का जय जिन्होंने अपनी माता को छोड़ दिया था, वहां जय सिंह उनका नाम था। जय सिंह और मोहम्मद बिन कासिम के बीच बेहतरीन लड़ाई हुई। कहाँ, ब्राह्मणाबाद में बेहतरीन लड़ाई हुई। और अब 2-3 नाम बताऊंगा आपको, बेहतरीन अच्छी तरीके से याद रखना है कैसे नाम। जय सिंह के साथ बेहतरीन लड़ाई हुई, और जब जय सिंह मारा गया जय सिंह हार गया, सॉरी मारा नहीं गया, ध्यान रखिएगा, जय सिंह मारा नहीं गया लेकिन हार गया, और वह उसने स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया। तो ब्राह्मणाबाद का जो कोष मतलब पैसा, रुपए, कोष प्लस राजा दाहिर की दूसरी पत्नी जिसका नाम रानी लाडी था, प्लस जो कहाँ की, राजा दाहिर की एक बेटी, 2 बेटियों, पहली बेटी जिसका नाम क्या था, सूर्य देवी, ध्यान रखिएगा, सूर्य देवी, इसके कारण ही सूर्य देवी और परमल देवी, दूसरा परमल देवी, ठीक है, राइटिंग को आप ध्यान में रखिएगा। परमल देवी, जब वह हार गया जय सिंह, तब जाकर रानी देवी, परमल देवी और क्या सूर्य देवी, इन तीनों को वह अपने साथ रख लिया। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। इसी के कारण इसकी मृत्यु हो गई, इन्हीं दोनों बेटियों के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। यह इनकी मृत्यु का कारण बनी थी। मैं आपको बाद में बताऊंगा, अंतिम में वीडियो के बताऊंगा कि क्या कारण था, किस कारण से इनकी मृत्यु की गई। ठीक है, ब्राह्मणाबाद इन्होंने जीता, किससे जीता, जय सिंह से। उसके बाद लाहौर पर गया, अंतिम था, लाहौर को बिल्कुल धीरे धीरे लड़ाइयाँ हुई और बाद में वह समर्पण कर दिए। लास्ट में उन्होंने सिंध की विजय तो प्राप्त कर ली। फिर उसके बाद हुआ क्या गुरु, सिंध पर विजय तो प्राप्त कर ली, साथ में उन्होंने जहां जीता तो ब्राह्मणों को छोड़कर हर जगह, ब्राह्मण को भी वहां नहीं छोड़ा गया, इस्लाम धर्म को कबूल कराया गया, जबरदस्ती मार पीट के भी इस्लाम धर्म को कबूल कराया गया। और जहां जिसने भी इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया उसके ऊपर जजिया कर लगा दिया गया। जजिया कर क्या होता था, 1/3 भाग ले लेते थे, 3/2 भाग ले लेते थे जिसने क्या है, इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया था। मतलब अगर 3 किलो चावल उपजाया जा रहा है,
3 किलो चावल में 2 किलो तो वह स्वयं ले लेता था राजा, और 1 किलो बचता था, उससे वह अपना भोजन भजन करता था, जो भी करता था। ठीक है, जजिया घर लगाया गया, जिन्होंने क्या नहीं किया। जजिया क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए, हिंदुओं पर अत्याचार किस तरह से किया गया, किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किया गया। जो मुसलमान आगंतुक थे, उनका आतिथ्य जो था वह अनिवार्य कर दिया गया। अनिवार्य आतिथ्य था, वह चाहे हिंदू या ना चाहे, लेकिन मुसलमान जो आएंगे उनका आतिथ्य बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से आतिथ्य करना अनिवार्य हो गया था हिंदुओं के लिए। इसी कारण हिंदू असंतोष की स्थिति में आ गए थे। स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। यहां तक कि मैंने आपको बताया था, जो जय सिंह था, जय सिंह कौन था? राजा दाहिर का बेटा, जिन्होंने कहां लड़ाई की? ब्राह्मणाबाद में। जय सिंह जो कि पराजय का सामना किया, उन्हें भी इस्लाम धर्म कबूल कराया गया जोरों जबरदस्ती। उसके बाद इनके मृत्यु की बात करते हैं, सीधे के सीधे निपटा देते हैं। मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही ज्यादा उद्दंडता करने लगा है। अब अल हज्जाज थे। अल हज्जाज कौन थे? वहां के खलीफा, कौन? अल हज्जाज कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम के चाचा जी और ससुर जी, मैंने पहले ही आपको बताया। और अल वलीद कौन था? वहां का इनका दोस्त, परम मित्र, अल हज्जाज का परम मित्र। कौन? अल वलीद कौन था? वहां का खलीफा था। खलीफा की मृत्यु हो गई गुरु। फिर उसका भाई, छोटा भाई सुलेमान बन गया। क्या बन गया? खलीफा बन गया। कहा जाता है कि सुलेमान ने ही इसे मृत्युदंड दिया था। मृत्युदंड की क्या कहानी थी मोहम्मद बिन कासिम की? कहानी ये थी गुरु कि मैंने आपको जस्ट पहले बताया, जब ब्राह्मणाबाद के किला के इन्होंने विजय प्राप्त की तो क्या हुआ था? कोश और राजा दाहिर की दूसरी पत्नी, जिसका नाम रानी लाडी था, और 2 पुत्रियां, सूर्य देवी और परमल देवी। आपको याद है ना? कनेक्ट करिएगा। सूर्य देवी और परमल देवी दोनों को लेकर यहाँ पहुंच गया था अरब की कंट्री में। कौन? जब वह बुलाया यहाँ सुलेमान ने उन्हें, जब भारत से वापस सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम को बुला लिया, किसकी? अल वलीद की मृत्यु के बाद, कि चलो अब हमको यह काम नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। सुलेमान बुला लिया। ठीक है, तो जब सुलेमान भारत में इसको बुलाया मोहम्मद बिन कासिम को, तो मोहम्मद बिन कासिम बोला कि मुझे एक षड्यंत्र के माध्यम से इन्होंने बोला, मोहम्मद बिन कासिम ने बोला कि सुलेमान साहब, मैं आपको एक भेंट देना चाहता हूं। सुलेमान ने बोला बिल्कुल दे दो, किस चीज की भेंट आपको देना है? मोहम्मद बिन कासिम बोला कि मैं 2 लड़कियों को लेकर आया हूं भारत से, जिसका नाम सूर्य देवी और परमल देवी है, उनकी भेंट मैं आपको देना चाहता हूं। सुलेमान ने बोला कोई बात नहीं, दे दो। फिर जब सुलेमान जी के घर में वो दोनों लड़कियां आ गईं, तो सुलेमान जी उनसे कुछ करने की इच्छा जागृत करने लगे। तो सुलेमान जी से बोली वो दोनों की दोनों लड़कियां एक षड्यंत्र के माध्यम से लड़कियां बोली कि सर या फिर साहब या जो भी कही हो, वह बोलती हैं कि आप यूज की हुई सामानों पर जो मोहम्मद बिन कासिम ने हमारा उपभोग कर लिया है, यो उपभोग उन्होंने कर लिया है, उन्हीं चीज़ों को आपको क्या किया गया है? सौंपा गया है। तो आपकी जैसी इच्छा हो आप कर सकते हैं। इस बात से सुलेमान साहब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा गए, और सुलेमान साहब ने सीधे सीधे अपने सैनिकों से कहा कि आप जाकर मोहम्मद बिन कासिम को, जो बैल की जिंदा बैल है, उनकी खाल को नोचकर, खाल में लपेट कर मोहम्मद बिन कासिम को हमारे पास प्रस्तुत करो। मोहम्मद बिन कासिम को खाल में लपेटा गया और वह उनकी समाप्ति हो गई, गंध से, दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई। ये कल की कहानी थी। चलिए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।